7 मई 2025 की सुबह भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने न केवल आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त किया, बल्कि दुनिया को यह संदेश भी दिया कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। इस सैन्य कार्रवाई को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। 22 अप्रैल 2025 की सुबह पहलगाम एक आम दिन की तरह जागा। वादियां हरियाली से ढकी थी और लिद्दर नदी की कलकल ध्वनि मानो शांति का संगीत बजा रही थी। 22 अप्रैल 2025 की दोपहर पहलगाम के पास एक लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट, जहां दूर दूर से आए परिवार छुट्टी का आनंद ले रहे थे। कोई पराठे निकाल रहा था, कोई बच्चों को झूला झूला रहा था। मौसम साफ था, माहौल खुशनुमा, जैसे किसी दुख की कोई कल्पना भी ना हो। लेकिन कुछ ही देर में वो पिकनिक ग्राउंड आतंक का मैदान बन गया। 3 हथियारबंद आतंकी जो सामान्य लोगों की तरह घुसे थे, अचानक ऑटोमेटिक हथियार निकालकर लोगों को धमकाने लगे। आतंकियों ने पिकनिक मनाते लोगों को एक पंक्ति में खड़ा किया। एक एक से धर्म पूछा गया। जिन्होंने हिंदू कहा उन्हें अलग कर दिया गया। कुछ ने डर के मारे झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन आतंकियों ने पैंट उतरवाकर उनकी जांच की और जैसे ही किसी की पहचान उजागर हुई, उसे वहीं गोली मारी। यह हमला किसी राजनीतिक सैन्य लक्ष्य पर नहीं था। यह एक सीधा हमला था आम नागरिकों पर, उनके धर्म, नाम और पहचान के आधार पर। शब्दों से कहीं ज्यादा उस दिन की चुप्पी, लाशें और टूटे हुए परिवार गवाही दे रहे थे कि यह सिर्फ हिंसा नहीं था, यह भारत की आत्मा पर वार था। सुबह 10:30 बजे के करीब जब 2 बसें पहलगाम से लौट रही थी, तभी घात लगाए आतंकियों ने घातक हमला किया। स्वचालित हथियारों और ग्रेनेड से किए गए इस हमले में बसों को निशाना बनाया गया। चारों ओर चीख पुकार मच गई। हमले के तुरंत बाद आसपास के स्थानीय लोग, जिनमें कई मुस्लिम समुदाय में से थे, मदद के लिए दौड़े। घायलों के पास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर श्रीनगर ले जाया गया। इस हमले में 26 पर्यटकों की जान चली गई और 40 से अधिक गंभीर रूप से घायल हुए। मृतकों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे। पूरा देश शोक और आक्रोश से भर गया। दिल्ली में तुरंत उच्च स्तरीय आपात बैठक बुलाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे इंसानियत के खिलाफ हमला करार दिया और सख्त कार्रवाई का संकेत दिया। जल्द ही खुफिया एजेंसियों ने पुष्टि की कि इस हमले की योजना पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों ने बनाई थी और इसका संचालन सीमा पार से हुआ। 22 अप्रैल को हमले के कुछ ही घंटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष सुरक्षा बैठक बुलाई। निर्णय लिया गया, अब होगा मौतिक। ऑपरेशन की योजना बन चुकी थी। नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान के भीतर सक्रिय आतंकीय संगठनों के 9 ठिकानों की पहचान की। ये स्थान पंजाब, पीओके और खैबर पख्तूनख्वा जैसे क्षेत्र में स्थित थे। इन अड्डों में लश्कर जैसे और आईएसआई की मदद से संचालित ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे थे। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान इस मिशन में चुने गए। इन विमानों को विशेष स्कैल्प मिसाइल्स और हैमर बमों से लैस किया गया, जो 300 से 500 किलोमीटर की दूरी तक सटीक लक्ष्य भेदने में सक्षम है। 6 मई की रात 11:45 पर पहला स्क्वाड्रॉन राजस्थान के एयरबेस से उड़ा। एक के बाद एक कुल 12 विमानों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। विमानों ने एलओसी को पार करते ही रेडियो साइलेंस मोड में प्रवेश किया और तय किए गए नए ठिकानों पर मिसाइल दागे। इन सर्जिकल स्ट्राइक्स में स्कैल्प मिसाइलों ने अंडरग्राउंड बंकरों को तबाह किया, जबकि हैमर बमों ने बिल्डिंगों को पूरी तरह जमींदोज कर दिया। इस ऑपरेशन में मारे गए आतंकियों में शामिल थे यूसुफ अजहर, जैश का ऑपरेशनल चीफ, हाफिज मोहम्मद जलील, तस्कर का वरिष्ठ कमांडर, अबू आकाशा, पीओके में ट्रेनिंग सेंटर का हेड, हसन खान, आईएसआई का फील्ड कोऑर्डिनेटर, अबू जुंदाल, 26/11 का मास्टरमाइंड। इन सभी को एक ही रात अलग अलग ठिकानों पर सटीक हमलों में मारा गया। सुबह 4:30 बजे सभी विमान सुरक्षित वापस लौट आए। ऑपरेशन सिंदूर
बिना किसी भारतीय के नुकसान के पूरी तरह सफल रहा। देश ने राहत की सांस ली और सेना के पराक्रम पर गर्व किया। ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी आतंकी संगठनों की रीढ़ को तोड़ देना। भारत ने इस मिशन में 5 प्रमुख आतंकियों को निशाना बनाया, जो पाकिस्तान में बैठे भारत के खिलाफ हमलों की साजिश रच रहे थे। यूसुफ अजहर जैसे मोहम्मद का वरिष्ठ ऑपरेशनल कमांडर था और मसूद अजहर का करीबी रिश्तेदार। वो 1999 के कांधार विमान अपहरण के मास्टरमाइंड्स में शामिल था। ऑपरेशन सिंदूर में उसे पेशावर के एक अंडरग्राउंड बंकर में निशाना बनाकर खत्म किया गया। अबू जुंदाल 2008 के मुंबई हमलों का एक प्रमुख साजिशकर्ता था। वो लश्कर तैयब की मीडिया और साजिश यूनिट का प्रमुख था। रॉ की जानकारी के अनुसार वो रावलपिंडी में छिपा था, जहां स्कैल्प मिसाइल ने उसे ठिकाने लगा दिया। हाफिज जलील लश्कर का सैन्य प्रशिक्षक था, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में नई भर्तियों को ट्रेन करता था। एलओसी के नजदीक स्थित उसके ट्रेनिंग सेंटर को ऑपरेशन सिंदूर में पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया। हसन खान आईएसआई का फील्ड कोऑर्डिनेटर था, जो जैश और लश्कर के बीच समन्वय का काम करता था। खैबर पख्तूनख्वा में छिपे इस एजेंट को भारत की स्कैल्प स्ट्राइक मिसाइल ने खत्म कर दिया। अबू अकाशा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चल रहे एक प्रमुख आतंकी ट्रेनिंग कैंप का प्रमुख था। वो युवाओं को भारत के खिलाफ जिहाद के नाम पर तैयार करता था। ऑपरेशन सिंदूर ने उसके कैंप को जमींदोज कर दिया। इन आतंकियों के मारे जाने से न केवल भारत को रणनीतिक बढ़त मिली, बल्कि आतंक के खिलाफ वैश्विक युद्ध में भारत की स्थिति और भी मजबूत हुई। कई देशों ने भारत की कार्रवाई को आत्मरक्षा का वैध अधिकार बताया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक सप्ताह तक पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क में सन्नाटा रहा। कई ट्रेनिंग कैंप्स खाली हो गए और कई आतंकी सीमा पर भाग गए। ये था भारत का असली जवाब, सटीक, तेज और निर्णायक। 7 मई की सुबह जब ऑपरेशन सिंदूर की खबरें दुनिया भर के न्यूज रूम में पहुंची, तो अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने भारत के इस कदम को सर्जिकल, सीमित और प्रभावी करार दिया। इस वैश्विक विश्लेषकों ने इसे आतंक के खिलाफ एक नया मॉडल बताया। अमेरिका, भारत को अपनी सुरक्षा के लिए उचित कार्रवाई का अधिकार है। हम आतंक के खिलाफ उनके प्रयासों का समर्थन करते हैं। फ्रांस, स्कैल्प मिसाइल का प्रयोग ये दर्शाता है कि भारत अपनी रणनीति में गंभीर और नियंत्रित है। इजराइल, भारत का साहस और लक्ष्य आधारित कार्रवाई सराहनीय है। रूस, हम क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत की भूमिका का सम्मान करते हैं। इन बयानों ने स्पष्ट कर दिया कि वैश्विक मंच पर भारत की कूटनीतिक स्थिति मजबूत हुई है। संयुक्त राष्ट्र ने संयम बरतने की अपील की, लेकिन भारत की कार्रवाई को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स माना। चीन, जो पाकिस्तान का घनिष्ठ सहयोगी है, ने भारत और पाकिस्तान दोनों से तनाव न बढ़ाने की अपील की, पर उसने इस बार पाकिस्तान के पक्ष में कोई खुला समर्थन नहीं दिया। पाकिस्तान ने भारत के इस ऑपरेशन को आक्रामकता की कार्रवाई बताया और दावा किया कि इन हमलों में 21 पाकिस्तानी नागरिक मारे गए। उन्होंने ये भी कहा कि इस हमले की जगह नागरिक संरचनाएं थीं, न कि आतंकी अड्डे। हालांकि स्वतंत्र मीडिया जांच और सैटेलाइट इमेजेस से ये सिद्ध हो गया कि इन सभी निशाने आतंकी प्रशिक्षण शिविर, बंकर और कम्युनिकेशन हब थे, जो सेना और आईएसआई की निगरानी में चल रहे थे। संयुक्त राष्ट्र ने संयम बरतने की अपील की, लेकिन भारत की कार्रवाई को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स माना। चीन, जो पाकिस्तान का घनिष्ठ सहयोगी है, ने भारत और पाकिस्तान दोनों से तनाव न बढ़ाने की अपील की, पर उसने इस बार पाकिस्तान के पक्ष में कोई खुला समर्थन नहीं दिया। पाकिस्तान ने भारत के इस ऑपरेशन को आक्रामकता की कार्रवाई बताया और दावा किया कि इन हमलों में 21 पाकिस्तानी नागरिक मारे गए। उन्होंने ये भी कहा कि इस हमले की जगह नागरिक संरचनाएं थीं, न कि आतंकी अड्डे। हालांकि स्वतंत्र मीडिया जांच और सैटेलाइट इमेजेस से ये सिद्ध हो गया कि इन सभी निशाने आतंकी प्रशिक्षण शिविर, बंकर और
संयुक्त राष्ट्र ने संयम बरतने की अपील की, लेकिन भारत की कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स माना। संयुक्त राष्ट्र ने संयम बरतने की अपील की, लेकिन भारत की कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स माना। चीन, जो पाकिस्तान, अब भारत किसी भी ऐसे देश से वार्ता नहीं करेगा जो आतंक को शह देता है, चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई और। कूटनीति अब सुरक्षा के नीचे होगी, ऊपर नहीं। भारत अब केवल हमले के बाद नहीं, बल्कि संभावित खतरे की पुष्टि होते ही प्रीएक्टिव एक्शन लेगा, सर्जिकल, एरियल या साइबर स्ट्राइक के रूप में। पाकिस्तान बार बार परमाणु हमले की धमकी देता रहा है, लेकिन अब भारत ने यह साफ कर दिया है कि परमाणु ब्लैकमेलिंग का डर, दिखावा, आतंकवाद को पालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय सेना को अब फ्री हैंड दिया गया है, जहां खतरा दिखे वहां कार्रवाई हो। वायुसेना को क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक की स्वतंत्रता मिली है। थल सेना को सीमावर्ती घुसपैठ रोकने के लिए त्वरित बल प्रयोग की छूट मिली है। नौसेना को समुद्र के रास्तों में होने वाली आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए आक्रामक पेट्रोलिंग की मंजूरी मिल गई है। भारत की इस नीति ने चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों पर दबाव बढ़ा दिया है। अब भारत केवल कूटनीतिक प्रतिक्रिया नहीं देगा, डॉक्ट्रिन आधारित जवाब देगा, तेज, सटीक और निर्णायक। इस नीति परिवर्तन ने भारत के लोगों में आत्मविश्वास और गर्व की भावना को और बल दिया है। अब जनता जानती है कि उनकी सरकार कमजोर नहीं, निर्णायक है। पहले हम सोचते थे कि भारत सिर्फ सहता है, अब हमें लगता है भारत जवाब देता है, वो भी मुंहतोड़। 10 मई 2025 को लगातार 4 दिनों तक चलने वाले तनाव के बाद भारत और पाकिस्तान ने युद्ध विराम की घोषणा की। ये फैसला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता, राजनीतिक दबाव और सैन्य संतुलन की पृष्ठभूमि में लिया गया था। भारत किसी भी देश से युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएगा। शांति, क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जरूरी है, लेकिन हमारी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होगा। हालांकि युद्ध विराम की औपचारिक घोषणा हो चुकी थी, लेकिन 11 और 12 मई को एलओसी के कई सेक्टरों में फायरिंग की घटनाएं दर्ज की गई। भारत ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने पुंछ, राजौरी और केरन सेक्टर में सावे की गोलाबारी की। पाकिस्तान ने भारत पर कोटली और तत्ता पानी सेक्टर में युद्ध विराम तोड़ने का आरोप लगाया। ये स्थिति दर्शाती है कि कागज पर समझौता करना आसान है, लेकिन जमीनी हकीकत कहीं अधिक जटिल है। संयुक्त राष्ट्र ने इस युद्ध विराम का स्वागत किया, लेकिन साथ ही दोनों देशों से संयम और संवाद का आह्वान किया। अमेरिका और फ्रांस ने भारत की कार्रवाई को आत्मरक्षा का अधिकार बताया, जबकि चीन ने पुनः संवाद और कूटनीति पर बल दिया। भारत ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने पुंछ, राजौरी और केरन सेक्टर में बिना उकसावे के गोलाबारी की। पाकिस्तान ने भारत पर कोटली और तत्ता पानी सेक्टर में युद्ध विराम तोड़ने का आरोप लगाया। ये स्थिति दर्शाती है कि कागज पर समझौता करना आसान है, लेकिन जमीनी हकीकत कहीं अधिक जटिल है। संयुक्त राष्ट्र ने इस युद्ध विराम का स्वागत किया, लेकिन साथ जहां एक ओर आम भारतीय चाहता है कि युद्ध टले और शांति बनी रहे, वहीं उसे ये भी भरोसा है कि अगर दुश्मन ने फिर चुनौती दी तो भारत पहले से ज्यादा ताकतवर जवाब देगा। जहां एक ओर आम भारतीय चाहता है कि युद्ध टले और शांति बनी रहे, वहीं उसे ये भी भरोसा है कि अगर दुश्मन ने फिर चुनौती दी तो भारत पहले से ज्यादा ताकतवर जवाब देगा। ऑपरेशन सिंदूर, युद्ध विराम और नई नीति, ये सब एक बदलते भारत की कहानी के अध्याय हैं। ये वो भारत है जो दया भी रखता है पर दुर्बल नहीं है, जो शांति चाहता है पर दबाव में झुकता भी नहीं, और जो अपने ही शहीदों की शपथ को कभी भी नहीं भूलता। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है।